Breathe in, breathe out. वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण कैसे फ्लो होती है, सारी चीजें हमने देखी थी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए भी हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई थी, जो कि इससे पहले का लेक्चर है। वो जिसने नहीं देखी वो जाकर के आई बटन पे क्लिक करे और वो सारी वीडियोस देख सकता है। फिर भी अगर उन वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अपनी क्वेरी को फोटो खींच करके पोस्ट कर देना इंस्टाग्राम पे, या मुझे सेंड कर देना मैसेज, और उसकी वीडियो में जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी कोशिश होगी बना करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, या फिर वैसे ही तो मैं बता दूंगा इंस्टाग्राम पे ही। और फेसबुक पे भी मेरा पेज है न्यू मास फिजिक्स के नाम से, उसे फॉलो कर देना। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं ओम्स लॉ के और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। देखो, सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस क्या चीज है? रेजिस्टेंस विच अपोज द मोशन ऑफ करंट, है ना, विच अपोज द पैसेज ऑफ करंट। क्या है रेजिस्टेंस? जो किसी के मोशन का, जो किसी करंट के मोशन का क्या करे? अपोज करे, करंट को बहने से रोके, वो रेजिस्टेंस है। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में पता कैसे चला था? तो रेजिस्टेंस के बारे में बताया था ओम साहब ने, इसलिए उनका नाम पड़ा ओम्स लॉ। उस लॉ का नाम पड़ा ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स ने अपने लॉ की मदद से बताया कि हर एक चीज रेजिस्टेंस रखती है, जिसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, ये देखते हैं पहले तो। उसके बाद हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, और फिर मॉडिफाइड ओम्स लॉ पढ़ेंगे। मतलब ओम्स लॉ आया कहां से, है ना। चलो, तो बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। इसी में ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं छोटी, उसके बारे में करते हैं क्या। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which oppose the passage of current, करंट को पास होने से रोकता हो, पैसेज ऑफ करंट। डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करते हैं? देखो, डिनोटेड बाय आर से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या है भाई? इसकी यूनिट होती है ओम्स, और ओम्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है ये। और क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी के बारे में तो हर कोई जानता होगा। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसके एक होता है सिंबल, और सिंबल क्या है इसका? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? रजिस्टर का सिंबल होता है, 10th में पढ़ा होगा, इस तरह का बना देते हैं। ये सिंबल है रेजिस्टेंस का आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस ए, और ये बी, ये क्या है इसका? रेजिस्टेंस का सिंबल। ध्यान रहनी चाहिए बात ये, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी। अब बात यह कि रेजिस्टेंस के बारे में पता कैसे चला। इसके बाद तो भाई साइंटिस्ट थे ओम्स लॉ, सन 1800 की बात है। ओम्स नाम के साइंटिस्ट थे, वो स्टडी कर रहे थे, लैब में बैठे हुए रिसर्च कर रहे थे कुछ। तो उन्होंने देखा कि अरे कोई वायर है, मान लो हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। क्या है? कोई एक कंडक्टर है भाई, ये रहा कंडक्टर, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये रहा हमारे पास कंडक्टर, ये रहा भाई, ये रहा कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर, ठीक। अच्छा, इसमें उन्होंने 5 एम्पीयर की करंट दी। जब 5 एम्पीयर की करंट दी तो उनके अकॉर्डिंग, या सभी के अकॉर्डिंग 5 एम्पीयर की दी तो 5 एम्पीयर की बाहर निकलनी चाहिए। 5 एम्पीयर की दी तो 5 एम्पीयर की बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि पूरे वायर में करंट कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, जब वहां देखा गया तो ज्यादा कितने एम्पीयर की करंट निकली? 4 एम्पीयर करंट निकली केवल। दी 5 एम्पीयर, निकली 4 एम्पीयर। उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, मतलब 5 एम्पीयर की करंट देने पर 4 एम्पीयर की निकल रही है, मतलब 1 एम्पीयर करंट कहां गई? तो 1 एम्पीयर करंट, इसका मतलब सीधी सी बात है वायर खा रहा होगा। वायर खा कैसे रहा होगा भाई? इस वायर में ऐसा क्या है जो करंट खा रहा होगा, है ना। तो पहले तो वो देखते हैं कि इस वायर के अंदर ऐसी क्या चीज है जो ये करंट को खा रहा है, और अगर खा रहा है तो कैसे खा रहा है ना। तो बात यह है कि कंक्लूजन से सारी बातें समझ में आई, और ओम्स साहब ने बताया कि भाई ये 5 एम्पीयर की करंट देने पर 4 एम्पीयर निकल रही है, इसका मतलब 1 एम्पीयर वायर खा रहा है। और वो करंट जो खा रहा है वही किसके कारण खा रहा है? अपने रेजिस्टेंस के कारण।
क्योंकि ये वायर उस करंट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, करंट का लॉस हो रहा है, जिसके कारण वो करंट वहीं ड्रॉप हो रही है और किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। वायर गर्म हो जा रहा है, करंट किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब ये कंडक्टर इस करंट को जो खा रहा है, रोक रहा है, करंट को अपोज कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द पैसेज ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो होने को रोकता हो, क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। यही तो ये काम है 5 है 4 एम्पीयर पहुंची, क्योंकि 1 एम्पीयर को उसने क्या कर दिया, रोक लिया। यही हुआ। तो बात यह है कि रोका कैसे होगा, ऐसा इसके अंदर क्या चीज है जो करंट रुकी या करंट कम हो गई। तो हम समझते हैं इस बात को, थोड़ा डिटेल में समझते हैं, है ना। रेजिस्टेंस एनालॉजी बोलते हैं इसे, चलो डिटेल में समझते हैं। मान लो करोड़ों इलेक्ट्रॉन है वायर में, तो इस वायर में, इस कंडक्टर में तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने क्या काम किया कि मान लो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे इस वायर में, ठीक। अब जैसे ही फोर्स वो बैटरी अप्लाई की, जैसे ही वी वोल्ट की बैटरी दी होगी, जैसे वी वोल्ट की बैटरी दी गई होगी, इसे वायर को इस तरह से पोटेंशियल हमने इस पे अक्रॉस लगाया होगा, वी वोल्ट की बैटरी दी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा, तो क्या हुआ होगा, यहाँ से करंट निकली होगी जो कि 5 एम्पीयर हमने नाम दे रखा है पहचान के लिए। वैसे तो आई की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 5 एम्पीयर मान ली, तो ये पॉजिटिव हुआ, इसके पॉजिटिव के कारण, ये निगेटिव इसके निगेटिव के कारण, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ को खिंच चले आए होंगे। जब खिंच के आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा होगा, तो ये यहाँ पहुंचा होगा, तो इसने अपना पाथ छोड़ा होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ आता, यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इसने अपना पाथ छोड़ा, तो यहाँ क्या बना, एक पॉजिट्रॉन बन गया। यहाँ क्या बना, एक पॉजिट्रॉन। ऐसे इस इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथ छोड़ा, यहाँ क्या बना, एक पॉजिट्रॉन बना। ऐसे इस इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथ छोड़ा, यहाँ क्या बना, एक पॉजिट्रॉन। मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ से गया तो पॉजिटिव चार्ज वहां डेवलप हुआ। ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथ छोड़ के पॉजिट्रॉन बनाया, पाथ छोड़ के क्या बनाया, पॉजिट्रॉन बनाया, पाथ छोड़ा पॉजिट्रॉन बनाया, पाथ छोड़ा पॉजिट्रॉन बनाया, पाथ छोड़ा पॉजिट्रॉन बनाया, पाथ छोड़ा पॉजिट्रॉन बनाया। अब बात यह है कि जो आगे के इलेक्ट्रॉन थे वो तो एकदम पहुंच गए, जो आगे के इलेक्ट्रॉन थे वो तो एकदम पहुंच गए, करंट एकदम से फ्लो हो गई। लेकिन जो पीछे के इलेक्ट्रॉन है वो आगे पॉजिट्रॉन रखे हैं, जो पीछे के इलेक्ट्रॉन है उनके लिए आगे तो पॉजिट्रॉन दीवार बन के खड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स उनसे टकराएंगे। जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे, जो एनर्जी उन पे पहले से है। तो जब अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे तो उनके मोशन में कमी आ जाएगी, और जब उनके मोशन में कमी आ जाएगी तो धीरे धीरे पहुंचेंगे, और धीरे धीरे पहुंचेंगे तो करंट का क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि उनकी एनर्जी का लॉस हुआ। और वो एनर्जी कन्वर्ट किस में हुई, क्योंकि कोलिजन हुआ पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच। जब कोलिजन होता है तो क्या निकलती है, हीट, और हीट निकलती होती है किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। ये वायर गर्म होने लगा, तो जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा गर्म होगा, जिसका कम रेजिस्टेंस होगा वो कम गर्म होगा। जैसे हीटर का तार होता है ना, नाइक्रोम का तार अलॉय का बना होता है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए वो गर्म होकर के लाल हो जाता है। तो ये एनालॉजी थी इसके पीछे भाई, कि रेजिस्टेंस कैसे, वो ये वायर कैसे करंट को खा रहा है और किस चीज का नाम रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस उस चीज का नाम है जो करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अपोज कर कैसे रहा है, वो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की टक्कर हो रही है अंदर एक्चुअली में। तो यहां से ओम साहब ने बताया कि यार ये करंट जो 5 से 4 जा रही है, इसका मतलब एक चीज ये खाई जा रही है जो कि रेजिस्टेंस है। तो ओम साहब ने कहा कि यार अगर हम करंट को बढ़ाए, मान लो ये 5 है, उन्होंने क्या काम किया, इस वोल्टेज को बढ़ाया। जब पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ी, करंट बढ़ के हो गई 10 एम्पियर। अब करंट 10 एम्पियर हुई तो वहां पहुंची कितनी, 8 एम्पियर। उसने 2 एम्पियर घट गई, है ना। मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रही है, लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट हुआ, रेजिस्टेंस जितना है उतना ही रहेगा। तो ओम साहब ने बताया कि इफ, यहां से शुरुआत हुई ओम्स लॉ की। उन्होंने अपने स्टेट में बताया, अगर मैं ओम्स लॉ लिखूं यहाँ, ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या बताया, इट स्टेट्स दैट, है ना, ओम्स लॉ का फिगर ये है, इट स्टेट्स दैट। अच्छा पता कैसे चला, यहाँ एक यहाँ तो एक वोल्टमीटर जोड़ा होगा उन्होंने, वोल्टमीटर पोटेंशियल मेजर करता है, और एमीटर कहाँ जोड़ा होगा, सीरीज में जोड़ दिया गया एमीटर। एमीटर करंट मेजर करता है, उससे पता चलता रहा कि कौन सी करंट ज्यादा है, कौन सी करंट कम है। तो उन्होंने कहा इट स्टेट्स दैट on the same physical and thermal condition, the potential difference, the potential across potential difference
across the end of a conductor is directly, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V बढ़ाने पर I बढ़ेगा और V घटाने पर I घटेगा। ठीक, अब V प्रोपोर्शनल, V को प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट जिसका नाम है R इंटू I। यही R क्या है? वेयर R रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ठीक, या R की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो भैया ये हमारे पास रेजिस्टेंस आया ओम्स लॉ की मदद से, और इसी चीज को हम यहाँ पढ़ रहे थे इतनी देर से। तो रेजिस्टेंस को किससे डिनोट किया गया? R से, और ये रिलेशन डेवलप करने के काम आता है किस किस के बीच में? पोटेंशियल और करंट के बीच में। अब मेरी बात एक बताइए आप लोग कि पोटेंशियल बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएं तो क्या रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा? और अगर हम करंट घटाएंगे तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा? अरे हाँ, क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू V और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V क्या है? नहीं, देखो R इक्वल टू V, तो अगर V बढ़ाएंगे तो R बढ़ना चाहिए, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन I, मतलब I घटाएंगे तो R तब भी बढ़ना चाहिए। सही बात है? गलत बात है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो R है ना तो V पे डिपेंड करता ना ही I पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड करता, रेजिस्टेंस ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना ही करंट पे डिपेंड करता है। तो फिर सर ये फॉर्मूले में कैसा है? तो बेटा वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब V किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली I पे। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ये R आया, और R आया क्यों? क्योंकि R इन दोनों के बीच क्या कर रहा है? रिलेशन डेवलप कर रहा है, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है यहाँ। तो R क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच रिलेशन डेवलप कर रहा है। आई बात समझ में कि रेजिस्टेंस की नॉलेज, जानकारी तब हुई जब पोटेंशियल और करंट हमने फ्लो कराई, तब जाके क्वांटिटी देखने को मिली जो करंट का अपोज कर रही है और जिसे रेजिस्टेंस कहा गया। इसलिए इन दोनों में रिलेशन डेवलप कर रहा है ये R, और R की वैल्यू क्या है? V अपॉन I। तो अगर हम V बढ़ाएंगे तो क्या चीज बढ़ेगी? करंट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर करंट घटाएंगे तो V घटेगा, मतलब V से बैटरी पे करंट डिपेंड करती है, करंट पे बैटरी डिपेंड नहीं करती। तो V बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा और V घटाने पर करंट घटेगा। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। तो यहाँ एक बात दिखने को मिली हमें, नोट अगर करके लिखूं मैं, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। रेजिस्टेंस दोनों पे किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, तो किस पे डिपेंड करता है भैया? जब रेजिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड करता ना I पे डिपेंड करता, तो किस पे डिपेंड करता है? तो वो इसकी डिपेंडेंसी देखनी है हमें, वो आगे पढ़ेंगे अभी हम। तो आई बात समझ में ओम्स लॉ की? अच्छा, ओम्स लॉ से रिलेटेड एक ग्राफ अगर बनाना हो, VI कैरेक्टरिस्टिक, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ है ना क्या? VI कैरेक्टरिस्टिक, ये नोट कर लो, ये नोट करके यहाँ बनाते हैं ग्राफ ओम्स लॉ का। क्या बनाते हैं? VI कैरेक्टरिस्टिक, VI ग्राफ। तो भैया ये कुछ ऐसे और ये ऐसे, मान लो ये पोटेंशियल और ये क्या है? करंट। ठीक, तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे V बढ़ाएंगे I भी बढ़ेगा। मान लो V रखा 1 वोल्ट, तो I भी कितना होगा? 1 एम्पियर। इसे ऊपर बढ़ाओ, इसे आगे लेके जाओ। अच्छा सिंपल यार, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V कैसी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। यार V प्रोपोर्शनल टू I, पावर कितनी दोनों पे? 1 ही तो पावर है, तो स्ट्रेट लाइन को शो करती है, स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है। और किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। देखो x, मान लो V x प्रोपोर्शनल टू y को इक्वेशन है, तो x इक्वल टू KY लिख सकते हैं। तो कौन सी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो किससे पास हो रही है? x की वैल्यू 0 रख के पता चल जाएगा। x की वैल्यू 0 रखें तो y की भी क्या आएगी? 0, मतलब 0 0, ओरिजिन से पास हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये है स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन किसे रिप्रेजेंट करती है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक,
ऐसे डिपेंड करता है। अच्छा स्लोप निकालनी हो तो मान लो ये थीटा स्लोप है इसकी, ये क्या है इसकी स्लोप, तो यहाँ पे इसे कर दो, स्लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो स्लोप निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं इसकी स्लोप, रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की स्लोप आराम से निकाली जा सकती है। कैसे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो 1/r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर I अपॉन V, या क्या हो जाएगा V इक्वल टू I R, यहां से ऐसे स्लोप हमारी निकल सकती है थीटा। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारा ये रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज और ओम्स लॉ की बातें कंप्लीट हुई। ये हमने यहाँ से क्या सीखा कि ओम्स लॉ कैसे आया, V इक्वल टू, अब R एक्चुअल में है क्या चीज, R एक्चुअल में ये R तो V अपॉन I आया, R ना तो V पे डिपेंड करता ना ही I पे, तो R किस पे डिपेंड करता है ये देखना है, डिपेंडेंसी ऑफ R, है ना। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या, तुम लोगों की सारी वैल्यूज, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ जो है ये R, इस R की एक्चुअल वैल्यू क्या है, इस R का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, क्योंकि R इक्वल टू V अपॉन I तो हो नहीं सकता, क्योंकि R ना तो V पे डिपेंड करता ना ही I पे डिपेंड करता, ये तो रिलेशन डेवलप कर रहा है, तो R का कोई एक्चुअल फॉर्मूला होगा, तो वो फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें आज हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। तो बात करते हैं ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन की, तो फिर इसका एक्सप्रेशन है ना, तो R का एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या है वो निकालते हैं। चलो भाई, तो क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखो एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्या है हेडिंग, एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। चलो भाई देखते हैं भाई कैसे एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इसी के नीचे लिखना था ये, है ना। चलो, क्योंकि V ना तो वो R ना तो V पे डिपेंड करता ना ही I पे, ठीक है। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या है भाई फॉर्मूला, V फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं, जो करंट है, करंट किसके कारण फ्लो होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, तो लिखेंगे वी नो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों के भी रिलेशन जानते हैं। लिखो भाई क्या है, I इज इक्वल टू V ना होता है VD/E/NA, ये एक्सप्रेशन है, याद होगा हमें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे हेयर, VD इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आपने ड्राइव किया था पिछले लेक्चर में, पोटेंशियल की टर्म में लिखना है, क्योंकि ओम्स लॉ ड्राइव कर रहे हैं तो V आना चाहिए ना कि E, तो E V टॉ अपॉन M इंटू L, यही आएगा। इस VD की वैल्यू पुट करो ऊपर, पुट इन अबव इक्वेशन, तो देखो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू VD की वैल्यू रखो E V टॉ अपॉन M L इंटू E/NA, E से E की मल्टीप्लाई तो I विल बी इक्वल टू E स्क्वायर NA टॉ इंटू V अपॉन ML, ये सारी चीज़ें वहाँ लेके जाओ, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जाएगा वहाँ, तो ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टॉ इंटू I। अब एक बात बताओ, M क्या चीज़ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, N क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या चीज़ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A क्या चीज़ है, एरिया ऑफ ए कंडक्टर, टॉ क्या चीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है किसी भी वायर के लिए। मान लो एक वायर है, इस वायर में मान लो 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, तो 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना इस टाइम, तो रूम टेम्परेचर पे रिलैक्सेशन टाइम में दोनों का सेम ही तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। अच्छा, लेंथ इसकी सेम ही रहेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी इसका वही रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा सेम रहना ही है, तो तोड़ नहीं सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी सेम रहना है। तो कहने का मतलब सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें क्या बन जाएंगी, कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें हो गई कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो गए तो कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, V। जब किसी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट, और जब किसी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल लिख देंगे V प्रोपोर्शनल टू I। ये जाना पहचाना लग रहा ना अभी पीछे, क्या है ये, ओम्स लॉ। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ये आया ऐसे था ओम्स लॉ एक्चुअल में, हम तो डायरेक्ट लिख देते तो ऐसे आया है। तो V प्रोपोर्शनल को हटा दो, R लिख दो इंटू I, या R विल बी इक्वल टू V अपॉन I। दूसरी बार आया ये, देखो यहाँ ये इस तरह से आया है।
अब हमारा ये क्राइटेरिया नहीं है नॉलेज स्टडी करने का, आर इक्वल टू तो है। आर का फॉर्मूला क्या मिला, नाउ द रेजिस्टेंस, नाउ हेयर रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज, रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज, रिटन एज, रेजिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं, देखो क्या है, R इज इक्वल टू, क्या है R की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए। तो ये है भैया रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब इन चीज़ों में से क्या क्या चीज़ हम बदल सकते हैं और क्या क्या चीज़ हम नहीं बदल सकते, देखते हैं। इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो और थोड़ा से इसे और थोड़ा से क्या करते हैं, कंसाइज करते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मान लो वायर है, क्या इस वायर में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं अपने हाथों से, क्या इलेक्ट्रॉन पकड़ के इसमें डाल सकते हैं, नहीं बदल सकते, कांस्टेंट है। क्या हम इस वायर में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, वो भी कांस्टेंट। क्या हम इलेक्ट्रॉनों का रिलैक्सेशन टाइम बदल सकते हैं इस टाइम रूम टेम्परेचर पे, नहीं बदल सकते। क्या हम इसकी लेंथ बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, खींच लो इसे, खींच कर बदल सकते हैं, लेंथ बदली जा सकती है। क्या हम इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बदल सकते हैं, बिल्कुल, कंप्रेस कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल सकते हैं। मतलब हमारे हाथ में एक्सटर्नल एजेंट क्या क्या कर सकते हैं, इसके लेंथ चेंज कर सकते हैं, उसका एरिया चेंज कर सकते हो, और कुछ नहीं चेंज कर सकता। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो आर, इसका मतलब ये चीज़ें फिर से कांस्टेंट हो गई, ये जो चीज़ें ये फिर से क्या हो गई, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो गई तो क्या लिखी जाएगी, कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल बना लो, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो इससे क्या पता चला कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हियर रेजिस्टेंस इज depend on L. Number 2, resistance is depends on A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और लेंथ पे। मतलब R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के। मतलब अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब पता चला रेजिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड करता ना ही I पे, ऑल्दो किस पे डिपेंड करता है, L और A पे डिपेंड करता है। किसी वायर का लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और किसी वायर का एरिया घटाने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो रेजिस्टेंस किन किन, ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। और अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो एक नया कांस्टेंट देखने को मिलेगा जिसे बोलेंगे रो L अपॉन A। ये तो रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला है भाई हमारे पास मेन जो हम सॉल्व करेंगे। अब रो क्या है, वेयर रो क्या चीज है, रो इज ए रजिस्टिविटी। ये क्या चीज है, रजिस्टिविटी। अब ये नई टर्म आई है रजिस्टिविटी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और रजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। का मटेरियल किसका बना हुआ है, इस प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस को किसी भी वायर के चेंज किया जा सकता है। कैसे, रेजिस्टेंस चेंज करना है, किसी वायर का लेंथ बढ़ा दो या एरिया घटा दो। लेकिन अगर रजिस्टिविटी चेंज, रजिस्टिविटी तो रजिस्टिविटी क्या चीज होती है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना। मतलब रेजिस्टेंस को तो हम चेंज कर सकते हैं किसी वायर के लेंथ बढ़ा के या घटा के या एरिया बढ़ा के या घटा के, लेकिन रजिस्टिविटी चेंज नहीं की जा सकती क्योंकि रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो मटेरियल किस चीज का बना हुआ है। मान लो कोई वायर आयरन का बना हुआ है तो उसकी रजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी जो कि आयरन की होती है। लेकिन अगर कोई वायर सिल्वर का या कॉपर का बना हुआ है तो उसकी रजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी जो कि उसकी होती है। लेकिन सिल्वर और कॉपर के वायर के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं हम, उसके लेंथ को बढ़ा के या घटा के, लेकिन रजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते। रजिस्टिविटी को चेंज करने के लिए मटेरियल ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये नया कांस्टेंट आया। अब रजिस्टिविटी पे थोड़ी देर में बात करेंगे, थोड़ा सा रुक के पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं, है ना। चलो, तो रजिस्टिविटी भी याद रखना, रजिस्टिविटी भी पढ़नी है। ये सारी चीजें समझ में आई। ये एक्सप्रेशन था इसका रेजिस्टेंस का, एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को देखते हैं जरा, एक मिनट। तो रेजिस्टेंस क्या आया, यहां से हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या चीज आई है। तो रेजिस्टेंस आया है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। मतलब R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के। मतलब लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस चीज को समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। मान लो हमारे पास एक बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी। एक बैटरी ये है, ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है। इसके दो टर्मिनल है, पॉजिटिव निगेटिव, इसके टर्मिनल पॉजिटिव निगेटिव।
हमने क्या काम करा, 100 मीटर लंबा वायर लिया, उससे एक बल्ब लगाया, उससे क्या लगाया, एक बल्ब लगाया। 100 मीटर लेंथ है इस वायर की। बल्ब कितने वाट का है, मान लो ये वाट का है, 2 वाट का बल्ब है। ऐसे ही यहाँ पे एक वायर लिया, ये वायर लिया हमने 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लॉन्ग, इस पे भी सेम बल्ब लगाया, कितने वाट का, 2 वाट का। बन्नी ना वीडियो लेंथ का वायर है ना। तो ये 100 मीटर का वायर 5 वोल्ट की बैटरी से और 2 वाट का बल्ब जला रहा है, और ये 5 वोल्ट की बैटरी से 2 वाट का बल्ब 1 मीटर वायर के थ्रू जल रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है तुम आप लोगों से कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, इन दोनों में से कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। सिंपल आंसर है, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, 1 मीटर लेंथ वाले वायर से जो जुड़ा हुआ है, जो कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा ड्रॉप होगी, वहाँ करंट ज़्यादा ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो करंट ड्रॉप होगी, सिंपल सी बात। तो इसलिए लेंथ बढ़ाने पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये रहा रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा तो कम ग्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं सारी करंट खाली तो वहाँ पहुँचेगी कितनी, कम पहुँचेगी तो कम ग्लो करेगा, या ग्लो ना भी करे ये ज़्यादा तेज ग्लो करेगा, है ना। तो इसलिए रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे एक वायर को थिक बना दो, एक वायर को थिन बना दो, और उससे भी वही हम आराम से निकाल सकते हैं। जो वायर थिन होगा, मतलब जिसका एरिया कम होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए हम मोटा वायर बनाते हैं, मोटे तार बनाए जाते हैं इसी वजह से। तो आई बात समझ में कि रेजिस्टेंस क्या है। बात थी रजिस्टिविटी की, कि रजिस्टिविटी क्या चीज़ है। तो देखो रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी की बात करें तो अच्छा एक चीज़ और पढ़ते हैं पहले, रजिस्टेंस का कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस लिख दूं मैं यहाँ, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी से। कंडक्टेंस क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब G इज इक्वल टू 1/R, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम इनवर्स। क्या नाम है इसका, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये कंडक्टेंस होता है। ठीक, चलो बात करते हैं रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी क्या चीज़ है, रजिस्टिविटी डिनोट किससे करते हैं, रो से डिनोट किससे तो ये क्या चीज़, रजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रजिस्टिविटी क्या है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल प्रॉपर्टी है मटेरियल। अच्छा डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एक मिनट डेफिनेशन लिखते हैं इसके। देखो डेफिनेशन कैसे बनानी है, रेजिस्टेंस लो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब लिखो लेट A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड L इज इक्वल टू 1 मीटर, ये लिख दो। तो रखो वैल्यूज दोनों की, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो, आएगा नहीं आएगा, मतलब रजिस्टिविटी किसके इक्वल आई है, रेजिस्टेंस के। तो मतलब रजिस्टिविटी एक तरह का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो कैसे डेफिनेशन बनेंगे, रजिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस विच डेवलप 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर, रजिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस विच डेवलप 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर हुज क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, रजिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी is a resistance which develop in 1 meter length of wire whose cross section area 1 meter square on same थर्मल कंडीशन। टेम्परेचर को चेंज नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये है, तो कुल मिला के इसका फॉर्मूला लिखे तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA अपॉन L। तो रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंसी। लेकिन वैसे इसका फॉर्मूला क्या, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। तो भैया यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें देखी, रजिस्टिविटी देखा, रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज दी। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है
कि जो वायर होते हैं ये कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं, वायर आयरन के क्यों नहीं बनाए जा सकते, तो वो रीज़न वही है, 10th क्लास के क्वेश्चन है ये तो, कि कॉपर के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो ज़्यादा इजीली करंट फ्लो होगा और अच्छे से फ्लो होगा। और अगर आयरन के बनाएंगे तो आयरन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट का लॉस ज़्यादा होगा, ड्रॉप ज़्यादा होगी करंट, है ना। तो बात यह है कहने का मेरा कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस चेंज होता है, वरना रेजिस्टेंस वो इंटरनल मैटर की वजह से, और एक्सटर्नल मैटर पे किस किस पे, एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ना कि रेजिस्टिविटी। ठीक है, ऐसी एक चीज होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर मैं कंडक्टिविटी लिखना चाहूँ यहाँ तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इट कैन बी रिटन एज, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब जैसे सिग्मा इक्वल टू 1/ρ और यूनिट क्या होगी, ओम मीटर इनवर्स। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी को डिनोट करते होते और यूनिट होती है इसकी, यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये बात थी भाई। अब अगर हमें इस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला करंट डेंसिटी के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मान लो किसके टर्म में लिखना है, करंट डेंसिटी के टर्म में लिखना है, तो लिखो भाई। तो लिखेंगे, ये सब उतार लेना आराम से, है ना। लिखेंगे ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की टर्म में लिखते हैं भाई ओम्स लॉ को। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं। हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, यही होता है। ठीक, तो V इज इक्वल टू I, R की वैल्यू क्या होती है, रो एल अपॉन ए, ये हो गई I की वैल्यू रो एल अपॉन ए। ठीक, V अपॉन एल तो ले आओ नीचे, ये एल तो आया इसके नीचे, वहां क्या बचेगा, I अपॉन ए इंटू रो। अब I अपॉन ए क्या है, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, और ये क्या चीज है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की और वोल्टेज डेंसिटी के, करंट डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू जे इंटू रो, और वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे ये इस तरह से। तो ये हमारे पास आया एक नया ओम्स लॉ का फॉर्मूला, है ना। ओम्स लॉ के फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, E इक्वल टू जे इंटू रो। रो क्या चीज है, रेजिस्टिविटी, जे क्या चीज है, क्या लिखेंगे, वेयर E क्या चीज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जे क्या चीज है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और रो क्या चीज है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो ये चीजें हैं भाई हमारे पास। ओम्स, मॉडिफाइड ओम्स लॉ कह सकते हैं इसे हम, ऐसे लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी, आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बस यहाँ तक ये लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड, रेजिस्टेंस से रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।